गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क हो गया लास्ट टाइम का? बच्चों होमवर्क हो गया है? ठीक है, तो चलो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर डाउट बताना स्टार्ट करो ना। इलस्ट्रेशन 29। इलस्ट्रेशन 29 देखते हैं बच्चों। तो वो इलस्ट्रेशन टर्फ आज बुक करूंगा वैष्णवी। बॉयज से ज्यादा गर्ल्स गर्ल्स में एक्साइटमेंट है खेलने का। वैष्णवी ध्यान से पूछ ही लेती है टर्फ के बारे में, और पता चले बुक वुक सब करा दिया, फिर खेलने के टाइम में गायब है। खेलने के लिए जोर से वैष्णवी पहुंच जाना, ये नहीं कि बुक कराया और गायब। तो ये देखो बच्चों, अब एक मिनट रुकना बच्चों। नहीं ठीक हुआ यार उसको। एक तो यहाँ उसका माइक्रोसॉफ्ट वालों का सर्विस सेंटर भी नहीं है, तो उसको अब सेंड किया है नोएडा। देखते हैं कब तक आएगा वापस। चलो इलस्ट्रेशन 29 देखो, इसमें क्या है। कोई कार है, वो एक्सेलरेट कर रही है। पहले वो एक्सेलरेट करना शुरू की ना रेस्ट से, स्टार्ट हुई है रेस्ट से, और
ये अल्फा और बीटा दिया है, ए और बी लिखा है, वो नीचे दिखा है अल्फा बीटा ना। पहले वो अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, फिर कोई एक पॉइंट तक स्पीड उसकी बढ़ती गई, हाँ, स्पीड उसकी मैक्सिमम हो गई, और फिर उसका रिटार्डेशन शुरू हुआ, तो बाद में उसका रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट को बीटा हो गया है। नहीं नहीं वैष्णवी, डाउट नहीं चलेगा, आगे भी पढ़ेंगे, डाउट तो थोड़ी देर ही चलेगा। और फाइनली वो फिर से रेस्ट पे आ गया ना, रेस्ट से चला है, एक्सेलरेट किया है, फिर रिटार्ड किया और फिर से रेस्ट पे आ गया। तो अगर इसका वीटी ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा? जहां पे भी चीजें वेरिएबल हो वहां पे आप ऐसे ग्राफ बना करके सोच सकते हो ना। पहले यहाँ पर ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है ना, फिर वो रिटार्ड कर रहा है और लास्ट में आके जीरो हो गया। ये बात सही है बच्चों, पहले एक्सेलरेट कर रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, बाद में स्लोप निगेटिव है, और कोई मैक्सिमम स्पीड तक गया होगा वो। मान लो एक्सेलरेट करने का टाइम t1 और रिटार्ड करने का टाइम t2 है, तो पूरा t1 प्लस t2, पूरी जर्नी का टाइम आपको t दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको देखो पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड उसने कितनी, कितने तक पहुंचा होगा। तो देखो आपको T1 T2 का सम पता है, अगर T1 T2 का रेशियो आ जाएगा तो आप ये निकाल लोगे T1 कितना है। अगर T1 T2 का रेशियो भी आ जाए, मतलब T1 T2 में एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन आ जाए, तो T1 T2 आ जाएंगे, तो ये टाइम आ जाएगा। फिर आपको ये स्लोप पता है, ये जो स्लोप है tan थीटा VT का आपका स्लोप, वो अल्फा पता है। सेम वे में इधर का भी मैग्नीट्यूड पता है ना, इधर से एंगल देखना रहता है, बट हम इधर से अगर सोचे, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है, तो tan θ2 मैग्नीट्यूड में बीटा के बराबर है ना। इधर रिटार्डेशन हो रहा है तो एंगल इधर से देखना था, बट मैंने इधर से निकाला और मैग्नीट्यूड बोला है ना, साइन के साथ माइनस भी बोलेंगे, माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो अब देखो यहाँ पर अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वी मैक्स अपॉन में T1 ना, ये वाली साइड अपॉन में T1, और tan θ2 निकालोगे तो ये वाली साइड अपॉन में T2 ना, ऐसे आएगा ना। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बाई बीटा बराबर होगा T2 बाई T1। अब दो अननोन है, दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है, तो अब ये आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। देखो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, T1 चाहिए तो T1 के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है T। तो ऐसे T1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अदरवाइज दो इक्वेशन है, आप सॉल्व करो, यहाँ से T1 इधर ले आओ, T2 आ जाएगा, T1 के टर्म में यहाँ डाल दो तो T1 आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों, सॉल्व कर लोगे? बच्चों सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको T1 आ गया तो अब आप ये इसमें डाल दो, यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू वी मैक्स अपॉन में T1 इक्वल टू tan थीटा, मतलब स्लोप, स्लोप कितना है यहाँ का, अल्फा, नहीं इस जगह का स्लोप कितना है, अल्फा। तो अगर आपको वी मैक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, अल्फा T1 करोगे ना, T1 की वैल्यू डाल दो, तो ये हमें मैक्सिमम स्पीड मिल गई। अगला पार्ट है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये स्ट्रेट लाइन में ही गया है ना,
ये केवल रेस्ट से चला था और रेस्ट में आया है ना, वापस नहीं लौटा है। तो ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वीटी ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो डिस्टेंस का वर्ड? वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देगा ना, ये पूरा टाइम हमें पता है। तो आप ये एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वी मैक्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। वी मैक्स की वैल्यू ऊपर से यहाँ डाल दो तो हो जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों मैंने क्या क्या किया, और समझा दूं क्या? नेक्स्ट बताओ। ये सॉल्विंग कर लेना ना, ये आपके पास T1 T2 में दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो। मैंने डायरेक्ट ऐसे करते हैं वो कर दिया है। फिर नेक्स्ट कौन सा था, इलुस्ट्रेशन। नेक्स्ट डाउट क्या था इलुस्ट्रेशन के बाद? हाँ हाँ, आज टाइमिंग 9 से 11 ही रहेगा, बताना भूल गया मैं। 9 से 11 ही करूंगा होमवर्क, और इंटेक्स 5 का कोड। इंटेक्स 5 का कोड। बैट बॉल तुम लोग लेके आना यार, बैट बॉल। टर्फ के सहारे मत रहना, लास्ट टाइम वाले में बैट बहुत ही गंदा दिया था। बॉल तो शायद वो लोग देते हैं, बॉल तो होगा, बैट ले आना बस। हाँ हाँ ऋतुजा, अभी देखते हैं ना, 5 4 पहले कर लें फिर वो भी देखते हैं। हाँ बैट लेके रहो। 4 देखो बच्चों, ग्राफ shows the variation of velocity of rocket with time. What is the maximum height attained by the rocket? ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो इसमें पहले ये ग्राफ ऐसे ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। ये हमारा 10 है और ये 110 है, और फिर ये और नीचे तक जा रहा है। टाइम सेकंड में है, ये हमारा 1000 है, ये मीटर पर सेकंड है। तो एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर V पॉजिटिव है, जो अपना रॉकेट है ना, ये ऊपर को चलना शुरू करता है। हाँ हाँ श्रेयस, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कहाँ तुम गांव से इधर आओगे मैच खेलने, जब ऑफलाइन होगा तब आ जाना। कोई नहीं वैष्णवी, बाकी लोग लेके आएंगे उससे खेल लेना, और डायरेक्ट मैसेज नहीं करो कोई भी। तो सबको थोड़ी बैट लाना है, 2 ही 3 लोग बैट लेके आना है यार, क्या सब लोग अपने अपने बैट से ही खेलोगे? तो ये देखो बच्चों, अब रॉकेट ऊपर को चलना शुरू किया, तो शुरू में ये स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये शुरू में एक्सेलरेट कर रहा है। अब है अच्छे, हमारे हाथ में थोड़ी है ऑफलाइन करना, अभी कहाँ से कर दें। फिर देखो यहाँ पर आकर के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है ना, कहीं यहाँ आकर के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे केवल एक ही रूल एप्लीकेबल रहता है कि ज्यादा बार मैं बैटिंग करूंगा।
बाकी और कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। तो क्योंकि टर्फ के पैसे मैं देने वाला हूँ, तो बैटिंग मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए कॉमन रहूंगा और दोनों साइड से बैटिंग करूंगा। तो देखो बच्चों, तो ये एक्सलेट करेगा, फिर क्या होगा, यहाँ के बाद वेलोसिटी कम होने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया है ना। एक्सेलरेशन निगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी रिवर्स हो गई, या वेलोसिटी अब भी उधर को जा रही है, वेलोसिटी अब भी पॉजिटिव है या वेलोसिटी निगेटिव हो गई, बताओ बच्चों। वेलोसिटी अब भी पॉजिटिव है ना, अगर वेलोसिटी अब भी पॉजिटिव है तो ये किधर जा रहा होगा, अब भी ऊपर को जा रहा होगा है, ये अब भी जा तो ऊपर को ही रहा होगा ना। वेलोसिटी जब तक पॉजिटिव रहेगी तब तक ये ऊपर ही जा रहा होगा, और जब फाइनली कम होते होते कहीं यहाँ आके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अबे श्रेयस, मजाक को भी तू दिल पे ले ले रहा है। उतनी दूर आने में ही टर्फ, जितना टर्फ के पैसे नहीं होंगे उतनी दूर उतने पैसे सब बच्चों के लग जाएंगे। उससे अच्छा टर्फ पे ही पैसे दे देंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, ये यहाँ यहाँ जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, कम होते होते वेलोसिटी 0 हो गई, इसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी निगेटिव हो रही है ना। अब देख लो ये ग्राफ निगेटिव वेलोसिटी के सामने, मतलब इसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम हाइट मतलब कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, मैक्सिमम हाइट अगर बच्चों चाहिए तो कहाँ तक का, पहले एक्सीलरेट किया फिर रिटार्ड किया और फिर नीचे गिरना शुरू होगा, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ से लोगे बच्चों, 0 तक ना, 0 तक। तो इसका मतलब पूरा यहां से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक का जो एरिया है ये क्या दे रहा है, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा ना, 0 होने तक का डिस्प्लेसमेंट ना। और अभी वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और वही हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये 110 इंटू हाइट, तो यही हमारा एच मैक्स हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये ऊपर गया फिर नीचे आने लगा, हम ऐसे सोचते हैं। ग्राफ को सही से सोचो, ग्राफ में वी कम होने लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्स में आ रहा है, वी कम हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव ना, अब भी ऊपर जा रहा है। यहाँ के बाद वो नीचे आना शुरू होगा। ये इसी वजह से आप लोग इतना एरिया कई बार निकाल देते हो, यही गलत होता है। बच्चों समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बताओ, 7th। An object is moving with uniform acceleration which is parallel to instantaneous। हाँ देखो, 7th में बच्चों क्या बोला गया है, v वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। देखो इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट एंड v का ग्राफ बनाना है, समझो, डिस्प्लेसमेंट एंड v का। अभी तक आपने टाइम के साथ ग्राफ बनाया, तो अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को x लिख लेते हैं, तो x और v का ग्राफ बनाना है। तो अब देखो कोई भी नया ग्राफ आपसे पूछा जाए, तो मैंने देखो मोस्ट ऑफ द जो ग्राफ यूज बनते हैं वो बनवा दिया था। इसके अलावा कुछ भी अगर अलग पूछा जाए तो आपके पास एक बेसिक रूल होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या करना है, बताओ बच्चों। कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना रहेगा, ग्राफ बनाने का हाँ बेसिक रूल क्या है, पहले इक्वेशन लिखो ना, रिलेशन लिखो। जब आप रिलेशन लिख दोगे तभी तो रिलेशन को देख के आपको समझ आएगा कि कौन सा ग्राफ बनाना है ना। ऐसे हवा में बैठ के नहीं सोच लोगे कि ये हो रहा है तो वो बना देते हैं।
ना, रिलेशन लिखोगे तो v और x में क्या रिलेशन होता है, टाइम नहीं चाहिए इस बार। तो कौन सा रिलेशन होगा जिसमें v और x आएगा, टाइम नहीं है। वेरिएबल दो ही होने चाहिए ना, ऐसा नहीं कि v भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल। तीन तीन वेरिएबल वाले रिलेशन होंगे तो आप लिख वो ग्राफ नहीं बना पाओगे, दो वेरिएबल चाहिए। तो v और x केवल वेरिएबल, तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। और क्वेश्चन में देखो हर एक ग्राफ रेस्ट से शुरू हुआ है, v जीरो है सब में, तो हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो v स्क्वायर इक्वल टू आया 2a इंटू एक्स। तो आप ऐसे सोच सकते हो x इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। अब देखो जैसे आप ऐसा रिलेशन देखते थे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y का पावर मैक्सिमम 1 है और x का पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये रिलेशन कैसा बनता था, ये ग्राफ कैसा बनता था बच्चों, पैराबोला। और ग्राफ का माउथ किधर ओपन होता था, y एक्सिस के लॉन्ग, ना, ग्राफ का माउथ किधर ओपन होता था, y एक्सिस के लॉन्ग। हाँ, और अगर एक एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ऐसे हंसता हुआ ग्राफ, और अगर कॉफिशिएंट निगेटिव हुआ तो ऐसे रोता हुआ ग्राफ, है, बिलो साइड कॉनकेव और अपर साइड कॉनकेव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, एक्स और वी में ग्राफ बनाना है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 1 और वी का मैक्सिमम पावर कितना है 2। ये वाले नहीं भी रहेंगे तो चलेगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन ग्राफ कौन सा बनेगा उस ये मैक्सिमम पावर डिसाइड करेगा ना, बाकी पावर से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर केवल। एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है और वी का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे भी ग्राफ कौन सा बनाओगे, पैराबोला बनाओगे, है कि नहीं बच्चों, ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अब उसमें माउथ किधर ओपन होगा, यहाँ पे देखो माउथ किधर ओपन हुआ, जिसका पावर कम था, तो यहाँ माउथ किधर ओपन होगा, जिसका पावर कम है ना। तो अगर आपने एक्स को देखो यहाँ वाई एक्सिस पे दिखाया है, देखो जो ऑप्शन बने उनमें एक्स, एक्स मतलब एस जो है वाई एक्सिस पे दिखाया है, इधर को एक्स दिखाना है और इधर को वी। तो मतलब एक्स के साइड माउथ ओपन होगा, तो या तो ऊपर को ओपन होगा या नीचे को ओपन होगा। अब इसका कॉफिशिएंट देखो, बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1/2a, नहीं इसका कॉफिशिएंट कितना है 1/2a, और ए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ ना, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो किधर को ग्राफ का माउथ ओपन होगा, ऊपर को ना। और हर एक ग्राफ में दिया है v जीरो पे x जीरो है, सब ग्राफ ओरिजिन से शुरू है, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बना दोगे। अब यहाँ रेस्ट से शुरू हुआ तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा ना, निगेटिव वाला केवल अपने समझने के लिए पार्ट है, निगेटिव भी तो, अरे यार क्वेश्चन में निगेटिव v का ग्राफ बनाना ही नहीं है, तो अपन वो वाला केवल समझने के लिए रख लेंगे। नहीं, ये वाला ग्राफ तो पूछा ही नहीं गया है निगेटिव साइड का, इधर निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ नहीं पूछा गया, केवल इधर का पूछा गया है, तो इतना हम बता देंगे आंसर। इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। कुछ समझ आया बच्चों कैसे बने हैं। फिर एट्थ वाला भी करना है क्या, एट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, हाइट और वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। बच्चों एट्थ भी बना दूं,
या मेरे हिसाब से देखो सेवेंथ, अभी आपने सेवेंथ आज देखा पहली बार वी और एक्स का ग्राफ, तो एक बार खुद से ट्राई करो एक्स और वी का ग्राफ। एक्स मतलब वहाँ हाइट है ना, और नहीं आएगा तो अगली क्लास में बता दूंगा ना। एक बार तो ट्राई कर लो, क्योंकि पहली बार आज एक बार सेवेंथ देख लिया इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार ट्राई करने के बाद बताऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा ना। और पूछ लो तब तक। बच्चों और है? नाइन्थ। नाइन्थ में तो क्या ही है यार सवनी, उसमें बस आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। ऋतुजा एक बार एट्थ ट्राई कर लो, फिर ना अभी जैसे सेवन था वैसे ही एट थे, तो एक बार ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा फिर। हाँ वो तो सही है श्रवणी, लेकिन आपको एक्सीलरेशन पूछा है तो आप स्पीड टाइम ग्राफ मतलब मैग्नीट्यूड तो एक्सीलरेशन का बता ही सकते हो ना, आपको बस मैग्नीट्यूड बता देना है। तो जहां पे सबसे ज्यादा स्लोप दिख रहा है, ग्राफ जहां सबसे ज्यादा वर्टिकल है, वो देखो सीडी वाला पोर्शन दिख रहा है। सीडी वाले लाइन के लिए स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो वहां का स्लोप निकाल दो। नाइन्थ सॉल्व करूं क्या? क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी है, उस पर तो आप यही कर सकते हो कि जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है वहां का बता दो। ठीक है, नाइन्थ हो जाएगा ना। नाइन्थ में मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा है और स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, तो स्पीड टाइम ग्राफ भी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो बता ही देगा ना, साइन नहीं बताएगा, तो उससे भी कर सकते हो। और दूसरा क्या है, ये देखो वन डायरेक्शनल मोशन है ना। वन डायरेक्शनल मोशन में स्पीड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, और वन डी में वही टोटल एक्सीलरेशन भी होगा ना। ये बच्चों समझो, वन डायमेंशनल मोशन में ए एन तो होगा नहीं, डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं, केवल एटी होता है। अच्छे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे एटी ही टोटल एक्सीलरेशन होगा ना, तो स्पीड टाइम ग्राफ से जो एटी आएगा वही ए हो जाएगा। अक्षय क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बात सबको समझ आ रही है बच्चों? एक्सीलरेशन के दो पार्ट होते थे, एक डायरेक्शन चेंज करने वाला और एक स्पीड बढ़ाने वाला। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ए एन है ही नहीं है। तो केवल जो स्पीड का रेट ऑफ चेंज होगा उसी को आप क्या बोलोगे? टोटल एक्सीलरेशन। ए एन नहीं है यहाँ पर। और एटी निकालने के लिए स्पीड का देखो कहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है। बच्चों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलो ना यार जल्दी। ठीक है, तो इस वाले में सी डी पार्ट का स्लोप देख लेना ना। क्वेश्चन नंबर 9 में जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो सी डी वाले पार्ट में दिख रहा है स्लोप ज्यादा है, तो वो देख लेना। स्लोप निकालना तो नहीं सीखना है। स्लोप के लिए जहां से भी आपका स्लोप दिख रहा है वहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये हाइट देखो कितना है, ये कितना है, tan थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर दो।
वो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ना, तो ब्लॉक देख करके आपको समझ आ जाएगा ये कितना है और ये कितना है। ग्राफ को ब्लॉक्स बना के उसमें दिया गया है। और कौन सा है? नेक्स्ट बताओ बच्चों। एक्सरसाइज 1 का 26। 26 में देखो क्या दिया हुआ है। Displacement time graph of two particle A and B are straight lines making angle of 300 and 600 with the time axis। ये 300 और 600 नहीं होगा, वो 30 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा ना। वो डिग्री वाला जो ये जीरो था वो भी नीचे आ गया है, समझो ना। 300 और 600 एंगल थोड़ी बनता है। और हमें पता है कि एक्सटी ग्राफ में अगर आपको एंगल दिया है तो इसके एंगल का tan जो होगा वो क्या देगा, स्लोप देगा ना। dx बाई dt जो होगा वो क्या होता है, वेलोसिटी। जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी होगा ना। बच्चों समझ आ रहा है? तो एक पहले वाले की वेलोसिटी तो va बराबर tan 30 हो जाएगा, vb बराबर tan 60 हो जाएगा, दोनों डिवाइड कर दो तो va बाई vb की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया सभी को? स्लोप दिया है अगर एक्सटी ग्राफ में, मतलब वेलोसिटी दी है, उनका रेशियो चाहिए था। फिर नेक्स्ट है 36। 36 देखो, 35 भी है। 35 देखो, 34 भी है। अरे स्नेहल थोड़ा तो रुक जा भाई, एक के बाद एक तुम लोग बाउंसर देते जा रहे हो। अभी बताता हूँ स्नेहल ना, 2 मिनट, कहीं तो रुकने दो। होमवर्क चल रहा है अभी मेरा। तो देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन ओबिंग द वीटी ग्राफ, एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है। तो ये देखो बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा आपको एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, कहीं पे भी एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, वी एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आप निकाल सकते हो, अगर ये पूरा वीटी ग्राफ दिया हुआ है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना, हमेशा वी पॉजिटिव है, तो क्या आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम तो दिया ही हुआ है ना, टी है। समझ आया बच्चों? फिर है 28। 28 में देखो बोला गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हैं तो कौन सा रियलिस्टिक सिचुएशन हो सकता है। ट्वेंटी एट में ए ऑप्शन में देखो ऐसे बोला गया है, पहले ग्राफ आगे गया है फिर पीछे आया है फिर ऐसे हुआ है। तो इसका मतलब देख लो ये पीछे जा रहा है, मतलब टाइम पीछे जा रहा है, तो क्या टाइम पीछे जा सकता है।
ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है मतलब पीछे को जा रहा है, तो टाइम क्या कभी पीछे जा सकता है? अगर ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए ना टाइम के साथ, पीछे नहीं जा सकता ग्राफ ना, तो ये नहीं हो सकता। और देखो इसमें एक चीज और देख सकते हो आप, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो तो एक ही टाइम पर आपको यहाँ पे v के दो दो वैल्यू मिल रहे हैं, तीन तीन वैल्यू मिल रहे हैं मान लो। जैसा ग्राफ बनाया मैंने उसी हिसाब से समझा रहा हूँ। तो अब देख लो यहाँ पर एक ये भी v मिल रहा है, ये भी v मिल रहा है, ये एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पे समझ लो आप मचा रखे हो, एक ही टाइम पे आपके पास कई वेलोसिटी है, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर, मतलब एक ही टाइम पे आप कई तरफ जा रहे हो, ऐसा रियलिस्टिकली नहीं हो सकता ना। बच्चों क्या बोलते हो, ऐसा हो सकता है क्या? टाइम रिवर्स नहीं आना चाहिए, और कहीं पे भी स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक सिचुएशन में इनफाइनाइट स्लोप नहीं होता, ग्राफ रिवर्स नहीं आता है, एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू होती है। या तो कोई भी एक वेलोसिटी से आगे जा रहे होगे या पीछे जा रहे होगे, एक ही साथ सब कुछ नहीं कर रहे होगे। ये बी वाला देखो, इसमें कुछ भी डबल रिपीट नहीं हो रहा है, हर एक टाइम पे एक ही चीज हो रही है, और टाइम के साथ ग्राफ आगे बढ़ रहा है, हर एक जगह स्लोप जो है लिमिट में है, कहीं पे भी इनफाइनाइट को एक्सटेंड नहीं कर रहा है स्लोप। तो बी वाला रियलिस्टिक ग्राफ होगा। सी ऑप्शन देखो, सी में ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना, इसका मतलब मान लो ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे जा रहा है, और फिर देख लो ये पीछे को चला गया, पीछे गया मतलब टाइम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो गया, और एक ही टाइम पे दो दो वैल्यू मिलेंगी, एक यहाँ ये भी मिलेगा, एक ये भी। मतलब दिन के 11 बजे आपके पास दो वेलोसिटी है, तो आप दिन के 11 बजे दो दो तरफ चल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्नेहा समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे तो देख लो ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो कोई भी एक सोच लो, अगर ऐसे हो या ऐसे हो ना, अगर ऐसे हुआ तो भी देखो पीछे आ रहा है ग्राफ, या ऐसे हुआ तो भी पीछे आ रहा है, मतलब टाइम पीछे जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। और एक ही टाइम पे आप देखोगे तो दो दो वी मिलेंगे ना, यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट है, वीटी ग्राफ का स्लोप इनफाइनाइट मतलब एक्सीलरेशन इनफाइनाइट। एक्सीलरेशन इनफाइनाइट कब होगा, एफ इक्वल टू एम ए, जब फोर्स भी कितना हो जाए, इनफाइनाइट। अच्छा, बहुत दिनों बाद आज ज्यादा लोग आए हैं क्या? यार मेरी क्लास की बेइज्जती कर दे रहे हो तुम लोग। कहाँ पहले 80 तक जाते थे यार, बच्चे आ नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है ये? तो ये देखो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली बच्चों, फोर्स इनफाइनाइट नहीं लग सकता ना, फोर्स हमेशा लिमिट में लगेगा। तो ग्राफ का स्लोप कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक ही टाइम पे दो दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, ये सब चीजें ध्यान देखनी पड़ती है रियलिस्टिक ग्राफ में। तो इसलिए रियलिस्टिक ग्राफ यहाँ पे केवल एक बी ऑप्शन ही है। गेम वाले सर मतलब और ज्यादा मचा रहे हैं। चलो अगला बताओ बच्चों। 35। 35 में देखो क्या है, if the velocity v of a particle moving along a straight line decreases linearly with its displacement from 20 to value 0 at 30 displacement, then the acceleration of particle at s equal to 15। देखो ये ग्राफ में तो
10 से शुरू किया, लेकिन वैल्यू लिखा है इसमें क्वेश्चन में 20, तो हम जो लिखा है वही लेके चलेंगे ना। अब ये मान के चलते हैं कि ग्राफ में मिसप्रिंट हो सकता है, क्वेश्चन में जो दिया है वही वैल्यू लेके चलते हैं। अगर ऑप्शन नहीं मैच किया तो अपन वैल्यू चेंज करें। ये सॉरी टी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखते हैं ना, अपनी जो आदत है वही लिखते हैं ताकि अपने को सोचने में थोड़ा आसानी रहे। 20 से आता है और 20 से आ रहा है आंसर, ठीक है। और 30 मीटर पे जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई। और आपको बताना क्या है, एक्सेलरेशन बताना है जब एक्स की वैल्यू 15 रही होगी। ठीक है बच्चों, जब एक्स की वैल्यू 15 रही होगी तब का हमें एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो यहाँ एक्स दिया है और ए पूछा है, ए चाहिए, और आपको क्या क्या दिया है, वी और एक्स दिया है। तो वी और एक्स को रिलेट करता हुआ कोई फॉर्मूला है जिससे ए आ जाए? ए निकालने के लिए वी और एक्स के टर्म में कोई फॉर्मूला है? वेरी गुड, ए का फॉर्मूला है ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डीवी बाई डी एक्स स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। आप क्या करोगे, इधर से स्लोप निकालोगे, मैग्नीट्यूड और माइनस में बता दोगे। तो आप इधर से tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या होगा, 20/30, और आप इधर से निकालना रहता है, माइनस करके बता दो ना। तो ये हमारा ये वाला पार्ट का है -2/3। अब आपको ये अगर और पता चल जाए तो हो जाएगा अपना काम। ये v और पता चल रहा है, v कैसे निकालोगे? तो अब देखो आपको x इक्वल टू 15 पे v चाहिए ना, ये v चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे ये एक बड़ा ट्रायंगल है और ये एक छोटा ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटे ट्रायंगल, दोनों कैसे हैं बच्चों, सिमिलर है ना। तो हम बड़े ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस बराबर कर देंगे छोटे ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस। बड़े ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस बराबर छोटे ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस। बेस कितना आएगा छोटे ट्रायंगल का, 15 आएगा ना। 30 माइनस 15 करोगे तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 15। 10 इंटू -2/3 तो आ जाएगा -20/3। सबको जमा क्या क्या किया मैंने, अब 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, थर्टी सिक्स में देखो क्या बोला गया है बच्चों, आपको कहीं पे एस और टी का ग्राफ दिया हुआ है। कॉकरोच मूव्स रेक्टिलिनियरली, कॉकरोच यार सुबह सुबह कॉकरोच आ गया। A cockroach moves rectilinearly such that after time t naught, let its initial velocity be equal to its average velocity over that time. Referring to the ST graph shown, find the average velocity of the cockroach over the time t naught.
तो ये बोला गया है कि कोई टाइम टी नॉट बाद एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो गई है। एक्स टी ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी बच्चों कैसे आता है? इसमें एक्स टी ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि किस जगह पे स्लोप ऑफ सेकेंड जो होगा वो टेंजेंट के बराबर हो जा रहा है। अगर टेंजेंट भी बन जा रहा है, वो टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे। अगर मान लो यहाँ पे आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, स्टार्टिंग से देखना है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो रहेगा ही भाई। स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके आपको किस पॉइंट तक का एवरेज वेलोसिटी, स्टार्ट से लेकर के एवरेज वेलोसिटी लेना है, मतलब यहां से ड्रॉ करना है। अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो इन दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी और इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे ये टेंजेंट है ना, दोनों सेम आएंगे कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी और इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप सेम है ना। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही वो अपना टाइम है जब एवरेज वेलोसिटी जीरो से टी नॉट के बीच का और टी नॉट टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो दोनों सेम है। तो अब आपको उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये ग्राफ देख के तो यही समझ आ रहा है कि यार भी ग्राफ सही से बना नहीं है, कैसे आदमी इसमें निकालेगा? ग्राफ में देखो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, लेकिन कौन सा वो टाइम एग्जैक्ट हो तो ग्राफ में दिख नहीं रहा है ना सही। अच्छा एक चीज और है, हाँ स्लोप देख सकते हैं ना। देखो स्लोप अगर आप देखने जाओगे, ये लगभग 3 के आसपास वाला टाइम लग रहा है। देखो जो ग्राफ देख के समझ आ रहा है 3 के आसपास का है, तो 3 के आसपास का है, तो ये हाइट आपकी 1 है और ये पूरा 3 है, ये आपका 3 है। तो लगभग आप बोल सकते हो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ ना, ये 3 है और ये 2 है। एक रफ आइडिया ही लगेगा ना बच्चों, एग्जैक्ट आप वो ग्राफ में सही से दिख नहीं रहा है ऐसा, बहुत अच्छे से ग्राफ नहीं बनाया। तो अराउंड ये आ जाएगा 0.67 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लो आंसर क्या है। ग्राफ को देख के तो रफली यही समझ आ रहा है 0.67 ही। बच्चों एक बार देख लो आंसर सही है ना। ठीक है ठीक है। फिर अब समझ आया ना, ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो लाइन है ये दो काम कर रहा है। एक तो इन दो पॉइंट के बीच में वो सेकेंड है और इस पॉइंट पे वो टेंजेंट है ना। सेकेंड का मतलब एवरेज वेलोसिटी है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये स्लोप। और इस पॉइंट पे टेंजेंट है, मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो यहाँ की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यही हमें चाहिए था ना कि एवरेज वेलोसिटी और किसी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है, तो वहां तक का हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बतानी थी। समझ आया बच्चों? ज्यादा लोग बोल नहीं रहे हैं, समझा? हाँ अभी लोग सो ही रहे हैं यार। एक दो बोल देते समझा, बाकी भी सोच लेते चलो हो गया काम, अब मुझे नहीं लिखना है। 38।
38 देखो क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशन इज गिवन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें मैक्सिमम स्पीड बतानी है। ए वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ देखो यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन होती है, ये केवल इंडिकेट करने के लिए होता है कि किस पॉइंट के ऊपर तक का ग्राफ है। तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा है ना, पहले एक्सीलरेशन बढ़ा है, फिर यहाँ तक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में हो गया ये। टाइम क्या क्या दिया हुआ है, ये टाइम है आपका 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 16 सेकेंड, और ये इधर की वैल्यू ये +5 है और इधर की वैल्यू -5 है। अब आपको बच्चों देखो यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड आई थी उसकी, वी मैक्स की वैल्यू, स्पीड कब मैक्सिमम हुई थी। और आपको एक चीज ये पता है कि एटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, एटी ग्राफ का एरिया आपको क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब देखो जब तक ये एरिया ऊपर के साइड होगा, जब तक ये एरिया पॉजिटिव होगा, तब तक इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ पे रिटार्ड करने लगेगा। तो मैक्सिमम स्पीड कब रहेगी, जब रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा या जब तक एक्सेलरेशन हुआ था। समझो, तो यहां से शुरू करके 8 सेकेंड तक उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, फिर वो आगे भी मैक्सिमम रहेगी यहां तक, उसके बाद रिटार्ड करने लगेगी। तो आपको मैक्सिमम स्पीड बतानी है, तो इस पॉइंट तक का आप एरिया निकाल लो। ये एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल का एरिया निकालो पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 आ जाएगा। और इसका एरिया निकालोगे तो 4, बेस कितना है यहाँ पे 4 है, इंटू 5, 20, तो टोटल एरिया 30 हो गया। तो जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। इनिशियल तो रेस्ट से चली है ट्रेन, स्टेशन से रेस्ट से चली है, तो उसकी वेलोसिटी 30 हो गई। 30 के बाद क्या होगा, यहां तक आने के बाद 30 मैक्सिमम हो चुकी है, फिर वो 30 से ही चलता रहेगा, फिर कम होने लगेगा स्पीड उसका ना। तो मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी है, 30 है ना, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको यहाँ तक क्लियर है। तो आज का होमवर्क हो गया क्या कंप्लीट मेरा। तो अब हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अरे रुतजा, एक अभी तेरा रह ही गया था। रुतजा देखा कि अभी 1 घंटे में 4 मिनट कम है, तो एक 1 घंटा पूरा ही कर देते हैं, 4 मिनट का भी यूज कर ही देते हैं। चलो 39 देखो।
तुझे टाइमिंग क्या एकदम वो है, पंक्चुअल है एकदम, 1 घंटे से पहले होमवर्क खत्म नहीं करने देगी। चलो बच्चों 39 देखो। हाँ, क्योंकि फिजिक्स हम लोग आउट ऑफ टाइम सीख रहे हैं। तो ये देखो क्या है, एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन इन फिगर। वेरी गुड। टाइम 0 पर एक्स इक्वल टू 10 पर है और यू दिया है, देन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। देखो यहां पर ए वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है। ए वर्सेस टी का ग्राफ कैसा है, ये -10 है। 2 सेकेंड तक दिख रहा है कि एक्सीलरेशन लगा है, और एक्सीलरेशन कितना है, -10। तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस आप ए आपको पता है, ए है -10, टाइम है 2 सेकेंड। यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल पोजीशन कितना है, 10, और आपको फाइनल पोजीशन निकालना है। अब देखो एटी ग्राफ से बस आप एरिया निकाल के चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो, पोजीशन तो निकाल नहीं सकते। पोजीशन निकालना है तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये याद है बच्चों, ये फॉर्मूला होता था इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है। ये सब वैल्यू दी है, इनिशियल पोजीशन दिया है, यू दिया है, ए दिया है, टाइम दिया है, डाल दो तो फाइनल आ जाएगा। हो जाएगा रुतुजा। क्वेश्चन में देखो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब चलो, अब 9 बजने में 1 मिनट ही बाकी है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम लोग आगे की पढ़ाई। तो अब ग्राफ पे एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। मोशन 1D हो जाएगा, फिर 2D स्टार्ट करेंगे। ये सब ग्राफ में वैल्यू एसआई यूनिट में दी हुई है। देखो क्वेश्चन क्या है, कहीं पे ए और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ध्रुव यार, ध्रुव ठाकरे पूछ रहा है अभी काइनेमेटिक्स करने में कितने और लेक्चर लगेंगे। पहले तो डायरेक्ट मैसेज मत किया कर भाई, कब सीखेगा तू। और ये यार अभी इसको करने में अभी 1D अपना खत्म हुआ है यार। एक्चुअली काइनेमेटिक्स में ही 3 पार्ट है। जो अपना काइनेमेटिक्स चैप्टर है उसमें 3 बड़े बड़े चैप्टर इंक्लूडेड है। पहला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है काइनेमेटिक्स में। 3 पार्ट है, कुछ कुछ बुक में ये 3 अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। एक तो मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर नेक्स्ट है मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन, तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करके चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर तीसरा, अब हम लोग 1D 2D सब पढ़ने के बाद हम लोग एक रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो अभी आपका ये वाला पार्ट खत्म हुआ है, अभी ये 2 पार्ट बचे हुए हैं। तो ये एक्चुअल में बोलने में एक ही चैप्टर हुआ है, लेकिन इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। HC वर्मा वगैरह में भी शायद ये, पता नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर बना के दिया है। प्रोजेक्टाइल अभी तो नहीं आएगा, TWT में अभी बस मोशन इन 1 डायमेंशन तक ही आएगा। तो अभी थोड़े दिनों तक पेशेंस रखो बच्चों, धीमे धीमे ही चैप्टर खत्म होगा। ये बड़ा चैप्टर है और जल्दी कर दिया तो भी तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। ये सब बेसिक है आपके ना, मतलब जैसे इंग्लिश सीखते हो तो ABCD है, वैसे ये सब आपके बेसिक्स हैं। अगर ये मैंने तेज भगा दिया तो फिजिक्स की लंका लग जाएगी तुम्हारी।
तो आंसर है 3√6। क्या किया सिद्धि, कुछ बताओ, अनम्यूट करके बोलो क्या किया। सिद्धि बता रही है तू क्या किया तूने। अरे यार, माइक इसका गजब का खराब है बोल रही है। अनिकेत तू बताएगा क्या किया तूने। आंसर तो तूने भी वही लिखा है, 3√6 को √54। अनिकेत अनम्यूट करके बता दे भाई क्या किया। हेलो सर। हाँ हाँ अनिकेत बताओ। सर एरिया अंडर ग्राफ को सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिया v² - u²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये सर। कहाँ से आ गया यार। सर हाफ कॉमन लेके उधर गए तो 50। ये मतलब सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बड़ी बात तुम लोग यार बोल रहे हो, ये तो मैं सॉल्व हो गया। वेरी गुड अनिकेत। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, बट ये बात तुम्हें पता कैसे चली, अभी तो मैंने बताया नहीं है ये चीज। अनिकेत कैसे पता चली ये बात। अनिकेत बोल भाई। अबे ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो, ये इसको बस पता था, ये फिजिक्स आउट ऑफ टाइम सीख के आया है। इसको यही नहीं पता कि किस टाइम पे पता चला। हम्म। बाबा जी ने इनके जैसे लोगों के लिए बोला था कि फिजिक्स आउट ऑफ टाइम। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें देखो पता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, वी डीवी बाई डी एक्स ना। तो अगर हम ए डीएक्स को इधर कर लें और इधर वी डीवी कर दें और दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, तो मान लो 0 से x तक आप इंटीग्रेट करो। 0 पे स्पीड u थी, शुरू हुआ था इनिशियल स्पीड u से, फाइनल स्पीड v है। तो ये वाला पार्ट क्या देगा आपको, इंटीग्रल ए डीएक्स क्या देता है। आपको पता है कि अगर y और x का ग्राफ है ना, अगर y और x का ग्राफ है तो इंटीग्रल y डीएक्स क्या देता है, एरिया ना। तो सेम वे में अगर ए और x का ग्राफ है तो इंटीग्रल ए डीएक्स क्या देगा, एरिया देगा ना। तो ये पार्ट हमें, इंटीग्रल ए डीएक्स फाइंड करना है, तो ए और एक्स के ग्राफ का एरिया निकाल लो। और इधर क्या आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन v²/2। v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2 माइनस u²/2। तो मतलब ए और एक्स ग्राफ के अंडर का एरिया जो होगा वो आपको क्या देगा, v² माइनस u²/2 की वैल्यू देगा। अगर आपको इनिशियल स्पीड दी है, एरिया निकाल लिया, तो अब आप v निकाल सकते हो ना। तो ये वाला एक अलग से पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। बाद में आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे एकदम आपको बेसिक समझ आ जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। अभी याद रखना पड़ेगा, बाद में वो पढ़ने के बाद याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई है। ए और एक्स ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, v² माइनस u²/2 देता है। अब आपको देखो यहाँ पे ए और एक्स का ग्राफ दिया है, तो आप ये एरिया निकाल लोगे। एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 25। नहीं, ये एरिया आ गया, और ये एरिया बराबर कर दोगे v² माइनस u²/2। u कितना दिया हुआ है, 2।
2 को इधर ले जाओ तो 50 इक्वल टू v² माइनस u²। तो v की वैल्यू आ जाएगी √54। समझ आया बच्चों? जब v और x का ग्राफ दिया रहेगा तो हम ऐसे सोचते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया ना, मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। कोई नहीं समरन, ये तो आदत है मेरी, 1 घंटे होमवर्क करने की तो आदत ही पड़ गई है। देखो श्रेष्ठ ने एक बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कौन सा वाला, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अबे तो टाइम यहाँ पता है समरन आपको? तो जब टाइम पता नहीं तो थर्ड फर्स्ट तो बोलो ही नहीं। एक बार के लिए आप ये बोलते कि क्या हम थर्ड वाले से कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। फर्स्ट वाला बोल दिया तो ज्यादा दुखी कर दिया तुमने। टाइम कुछ दिया ही नहीं है तो टाइम की बातें क्यों कर रहे हो? अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगी क्या हम थर्ड से कर सकते हैं। तो अब अगर तुमने पूछा कि क्या हम थर्ड से कर सकते हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या बच्चों? ए 0 से 10 तक गया है और अपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब के लिए वैलिड थे? वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए या ये समरन देखो पिछली कोई क्लास में भी ऐसे पप्पी भाई बना था, इस बार भी फिर पप्पी भाई बन गया ये पप्पी भाई है अपना। लास्ट टाइम भी तूने पूछा था समरन, एक ऐसे ही कुछ तो डाउट तूने पूछा था। अच्छा श्रेष्ठ, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। तो समरन की जगह श्रेष्ठ अपना पप्पी भाई है। ये ऐसे इस नाम से कंफ्यूजन हो जा रही है। नहीं नहीं सानिध्य ऐसे मत बोल भाई, पप्पी भाई सही है। कितनी बेइज्जती करेगा तू? तो देखो बच्चों अब ये क्या है भाई, स्पीडस्टर। सानिध्य क्या बोल रहा है क्या समरन? ये सानिध्य का है क्या? बस बस धीरज, ज्यादा आवाज मत उठा, गला बैठ जाएगा। अब देख इधर, मोशन इन 2 डायमेंशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ मर्यादा रखें अब, ज्यादा मत रखो बस। अब मोशन इन 2 डायमेंशन पे ध्यान दो। तो देखो मोशन इन 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन भी, हाँ, सब अब इसमें एक साथ ही पढ़ेंगे। तो मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए देखो हमारे गैलीलियो साहब आए थे। गैलीलियो साहब ने हमें बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उन्होंने बताया हमें कि
दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन हो रहे होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ना? क्या बताया उन्होंने? टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये अपने गैलीलियो साहब तब आए थे जब लोग घोड़े पे बैठ के तलवारों से लड़ाई किया करते थे, तब ये ऐसे बॉल रोल करके ये निकाल रहे थे कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टम्प तो वहां रहता है यार, स्टम्प का ज्यादा टेंशन नहीं लो। अब तुझे आना है नहीं श्रेयस, तो पहले ही बोल दिया कि मैं आऊंगा नहीं, ऑफलाइन टाइम क्लास के टाइम पे आऊंगा, और स्टम्प का भारी टेंशन ले रहा है ये कि मैच कैसे हो पाएगा। मतलब एक से एक महान लोग हैं। मतलब एक बार आना होता तो समझ स्टम्प का क्या करना है। आना नहीं है लेकिन स्टम्प कैसे लेके आए। तो हम लोग देख रहे थे। हाँ, ग्रुप पे एड्रेस और टाइम भेज दूंगा, आज कर दूंगा, आज कर दूंगा। तो हम लोग देख रहे हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये देखो ऋतुजा, देखो ये सोच रही है यार मुझे तो खेलना है नहीं, ये लोग क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये ऋतुजा एकदम देखो प्रोफेशनल जो बच्चे होते हैं ना, ये उस कैटेगरी में है, एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करने देती। तो देखो बच्चों ये क्या है, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन will be independent of will be independent of each other। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई पार्टिकल मान लो, पहले टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कोई पार्टिकल केवल इधर को जा रहा है ना, देखो मान लो ये बॉल है और मान लो ये टर्फ पे इधर को जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है ना। लेकिन अगर आपने बॉल को ऊपर को उछाल दिया सीधा, तो ये ऊपर जाएगा और सीधा नीचे आ जाएगा, तो ये भी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर मान लो बॉल को आपने ऐसे एंगल पे फेंका ना, तो ये ऐसे जा रहा है। तो जब ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे अब दो चीजें हो रही हैं, एक तो बॉल आगे को जा रहा है और साथ में ऊपर भी जा रहा है। दो चीजें हो रही है कि नहीं बच्चों यहाँ पर, एक तो आगे को भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पे एक साथ दो दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस मान लो इधर को है और ऊपर को वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ये मोशन किसका एग्जाम्पल हुआ, टू डायमेंशन का। तो गैलीलियो साहब ने हमें क्या बताया कि जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है उसमें उसका वाई से कोई रिलेशन नहीं है। वाई में कितनी भी वेलोसिटी हो, वाई में कितना भी एक्सेलरेशन हो, उससे एक्स वाले वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। और वाई वाले डिस्प्लेसमेंट का, वाई वाली वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का एक्स वालों से कोई रिलेशन नहीं है। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमारे गैलीलियो साहब का स्टेटमेंट है। गैलीलियो की स्पेलिंग देख लो एक बार, गैलीलियो स्टेटमेंट। श्रेयस तुझे ऋतुजा गिरा गिरा के पीटेगी, तू टाइम वेस्ट कर रहा है और ऋतुजा को खेलना है नहीं। खेलना तो तुझे भी नहीं है लेकिन तुझे मजे लेने हैं बस। तो बच्चों देखो यहाँ पर
जहां पे भी 2 डायमेंशन में मोशन होगा, या फिर कहीं पे मान लो 3D में मोशन हो रहा है, कोई आपने इधर एक्स एक्सिस लिया, तो मामा से पूछो, मैं क्लास ले रहा था। ना मान लो ये 3D में कहीं आपने ऐसे एक्सिस लिया और कोई पार्टिकल को ऐसे फेंका ना, वो कहीं ऐसे आके गिर रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, वो एक्स में भी आगे जाएगा, ऊपर भी जाएगा, वाई में भी और जेड में भी आगे आएगा। ये इमेजिन हो पा रहा है बच्चों, में क्या बोल रहा हूँ? नए ध्रुव ला सकते हो, हॉकी स्टिक लेके आ सकते हो और उसको ला के रख देना, फिर क्रिकेट खेलना, फिर उठा के ले जाना। लाने और ले जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लगे तो फुटबॉल वगैरह भी ले आना, 2-4 चीजें ले आना, सब रखना और फिर ले जाना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखो 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, 3D में। नहीं नहीं यार, तब तक तो मैं अकेला बचूंगा, तभी तो खेलने आ रहा हूँ। तो देखो बच्चों, फुटबॉल नहीं खेल सकते यार, फुटबॉल खेलने में मतलब हाथ टूटना तो एक उसका वो है, कॉमन प्रॉपर्टी है। फुटबॉल खेलने से क्या होता है, कोई पूछे तो आप बोलो हाथ टूट जाता है, ये एक एकदम वो है। ये अभी मेरे यही बिल्डिंग में एक सामने लड़का रहता है, अभी कल मिला था, पर प्लास्टर बांध के घूम रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोल रहा था फुटबॉल खेल रहा था। तो ये एकदम कॉमन है कि कभी भी कोई पूछे फुटबॉल खेलने से क्या होता है, तो आप ये आंसर दे सकते हो। नहीं, मजा तो आता है फुटबॉल खेलने से, लेकिन जब टूट जाता है हाथ, तो उसके बाद दिक्कतें शुरू होती हैं। कि जब तक टूटता नहीं तब तक तो बहुत मजा आता है। और जेई की तैयारी में अगर 2 महीने बैठे रहेगा तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तो ऐसा बड़ा रिस्क मत उठाओ, क्रिकेट खेल लो, उतने से काम चल जाएगा। हाँ हाँ, एकदम वैष्णवी। तो अब देखो बच्चों, अबे कोई जान के तोड़ी तोड़ता है भाई, खेलने में तो टूट ही जाता है। ये फुटबॉल की बातें कोई नहीं करेगा, फुटबॉल की बात कोई नहीं करेगा। फुटबॉल के चक्कर में पता चला तुम 1.5 महीने आराम ही करने लग गए। क्रिकेट ही खेलेंगे भाई। और ये मेरा एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं हर साल देखता हूँ। हर साल एक आध बच्चे को का तो हाथ टूटता ही है, जिनको मैं लेके नहीं जाता, वो कई बार खुद से लोग खेलने जाते हैं, और वो खुद से जब जाते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं। मेरा भी टूटा हुआ है, लेकिन फुटबॉल खेलने से नहीं, मेरा साइकिल चलाते हुए टूटा था। पहले बचपन में कैची करके साइकिल चलाते थे, बड़ी वाली साइकिल, कैची मोड में। तो उसी मोड में मैं चला रहा था और लेके गिर गया था। उसके हाथ टूटने से पहले मैं राइट हैंडर था, और हाथ टूटने के बाद मैं लेफ्ट हैंडर बन गया। तो अब देखो बच्चों, अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर तुमने फालतू की बातें की तो अब ऋतुजा आ जाएगी, और फिर तुम लोग देख लेना।
तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, जब भी 2D या 3D में मोशन होगा तो आप वहां पे क्या करोगे, हर एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को अरे इनको डराने के लिए कोई तो चाहिए ऋतुजा, तेरे नाम पे डरा के काम चल रहा है तो चलने दे। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 अलग अलग डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है ना, 3D हो गया या 2D हो गया, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे जो भी आपका वेलोसिटी होगा एक्स में, आपको उसको अलग लिख लेना है, वाई वाली वेलोसिटी को अलग लिख लेना है, जेड वाले को अलग लिख लेना है। ये लिखने की वजह से ही आपको कंपोनेंट को रिजॉल्व करना सिखाया था ना, वेलोसिटी को रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना सिखाया है। मान लो एक v वेलोसिटी थीटा एंगल पे फेंकी गई, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, x में कितनी वेलोसिटी है, y में कितनी वेलोसिटी है, इसको रिजॉल्व करके ना। तो ऐसे आप तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी लिख लोगे, तीनों डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिख लोगे। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, इधर का कुछ भी निकालना है। जैसे आपको पूछा जाए कि भाई टी टाइम बाद का वेलोसिटी निकालो, तो टी टाइम बाद का एक्स वाला वेलोसिटी निकालने के लिए एक्स में अलग सॉल्व करोगे, वाई में अलग सॉल्व करोगे, मतलब जो आपने 1D में पढ़ा है बस उसी को। अगर 3 डायमेंशनल मोशन है तो 3 बार करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल मोशन है तो 2 बार करना रहेगा, लेकिन काम वही है, हर एक डायरेक्शन में एक्चुअल में 1D मोशन ही हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ अभी हमने माना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीनों, एक्स वाला अलग कांस्टेंट है, वाई वाला अलग, जेड वाला अलग कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर हमें एक्स में निकालना है, हाँ बाद में हम लोग उनको रिलेट करके लिख देंगे, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाई में ऐसे ही लिख दोगे यूटी प्लस हाफ। अबे तुम लोग नाम वाम मत चेंज करो भाई, फिर उस चक्कर में क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब करोगे मैं निकाल दूंगा, फिर वो वापस लेते नहीं आता है, फिर बाद में बताओगे भी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। पहले तो सेटिंग चेंज कर देता हूँ, नाम चेंज नहीं करना है। नहीं, मतलब आपको जो 1D में आपने सीखा है बस उसी को करना है, लेकिन 3 अलग अलग डायरेक्शन में करना रहेगा। हॉलोग्राम देख रही है, मना कर दो आप। अच्छा, ना तो ये यहाँ पर तीनों अलग अलग सॉल्व कर लोगे, तीनों सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी रहेगी, तो एक्स वाली वेलोसिटी इनटू आई कैप। ये मेरी बेटी अभी यार चाइनीज इंग्लिश या हिंदी बोलती है बीच बीच में। वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, ऐसे करके आप फाइनल वेलोसिटी बता दोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना रहेगा तो तीनों डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिलेट कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो कोई पार्टिकल की वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप ना, 2D में वो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन है कुछ i कैप
5J का। अच्छा नोट कर लो फिर आगे देखो। इसमें यार राइटिंग बहुत गंदी आ रही है ना, देखो कितना गंदा ये गैलीलियो स्टेटमेंट दिख रहा है लिखा हुआ, दिखते नहीं आ रहा है इसमें उतना अच्छा। एनिमेशन वाला वो अपना जो लाइव क्लास है उसमें नहीं कर पाएंगे यार, वो रिकॉर्डिंग ही कर पाएंगे केवल। एनिमेशन में यार फिर बहुत टाइम जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड अलग से करके रिकॉर्डिंग करेंगे बस। नेक्स्ट वीक से करने का प्लान है यार। माउस से नहीं यार, पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन ये वाला डायरेक्ट उस पे नहीं लिखना रहता ना स्क्रीन पे, इसमें अलग से इस पे लिखते हैं, जो इस पे लिखते हैं अलग से और वो जाता है ना उस पे। अरे तो आ ही नहीं रहा, पहले वाले में डायरेक्ट स्क्रीन पे लिखना रहता था तो सही राइटिंग बनती थी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हमें 2 सेकंड के बाद बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा। आर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। देखो जब तक 1D था वहां तक प्लस माइनस से काम चलता था, 2D 3D में हम लोग फाइनल वेलोसिटी बताना होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो आई जे से बताएंगे ना, आई जे के से। 2D 3D में आई जे के यूज करना पड़ता है।
पानी अबे तेजस ये देख ना, ऊपर वेक्टर बना हुआ है ना, वेक्टर का मतलब क्या बताना है? ठीक है बच्चों, समझ आया सबको यहाँ तक? देखो आपको यहाँ पे 2D का ये क्वेश्चन है ना, 2D में आप क्या करोगे, एक्स वाली चीजें अलग नोट कर लोगे, वाई वाली चीजें अलग नोट कर लोगे। यहाँ के कैप नहीं दिया है, मतलब जेड एक्सिस में नहीं हो रहा है, बस 2D में हो रहा है। तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2, नहीं ये 2 है ना, और वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3। एक्स में एक्सीलरेशन कितना है, 1 ना, 1 आई कैप है। वाई में एक्सीलरेशन कितना है, आई। तो अब देखो एक्स में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा, उसका उस पे वो इन दोनों पे ही डिपेंड करेगा, एक्स वाले कंपोनेंट पे। उसका वाई से कोई मतलब नहीं होगा, और वाई में जो भी वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सब इस पे डिपेंड करेगा, वाई वाले कंपोनेंट पे, उसका एक्स से कोई मतलब नहीं होगा। समझ आ रहा है बच्चों? दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? एक्स वाला मोशन वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई वाला मोशन एक्स पे डिपेंड नहीं करता। अरे हाँ या ना बोल दो यार जल्दी, तुम लोग बहुत आराम आराम से, कितना आलस आ रहा है तुम लोग को। तो अब अगर मुझे x में कुछ भी सॉल्व करना है, जैसे हमें टाइम 2 सेकंड के बाद की x की वेलोसिटी निकालनी है, x का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम x को अलग सॉल्व करेंगे ना, y से कोई मतलब नहीं है। तो हम x में सोचेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे। u कितना है 2, a की वैल्यू है 1, और टाइम कितना है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद x वाली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई है, और y वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, u प्लस 80 y में लगाओगे तो 3 + 5 × 2। ठीक है, तो अब x वाली वेलोसिटी पता है, y वाली वेलोसिटी पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हो 4i कैप प्लस 13j कैप। तो ये अभी लास्ट में लिख दूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। सारा मैच का टेंशन श्रेयस शिंदे ने ही ले लिया है, भले ही इसको आना नहीं है। अब भाई तू तो आ ही जा मैच खेलने, तेरे बिना अब मन नहीं लगेगा मैच खेलने में। जीतने पे प्राइज मिलेगा ना, जो जीतेगा उसको छोटू वड़ा पाव मिलेगा, तो पार्टी देंगे छोटू वड़ा पाव खिला करके। तो ये देखो बच्चों, बाद में, हाँ। नहीं नहीं क्रिस, उसमें क्या आधा करना, वो तो पूरा ही खिला देंगे। तो एक्स में अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यार अब चैट पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे यू, और तुझे अलग नाराज हो रहा है जा रही है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो x में डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 + 2 6। फिर y में डिस्प्लेसमेंट देखो, y में यही चीज लगाओगे ut + हाफ स्क्वायर। ये श्रेयस शिंदे ये मेरा कॉपी कर रहा है बच्चों, मजाक नहीं। इसके लिए इस पे अब फाइन लगेगा 500 का। जब भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तो सब बच्चों ध्यान रखना, श्रेयस शिंदे पे 500 का फाइन लगाया गया है। बाद में वसूल किया जाएगा इससे। फाइन नहीं देने पे इसको क्लास में डांस करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, सानिध्य क्या बोल रहा है। अबे यार तुम लोग यही सब कराते रहो। क्या बोला सानिध्य ने, बहुत ऊपर चला गया चैट। यार वो सानिध्य, वही तो मैंने बोला यार। हाँ ये बात तो है, सानिध्य को शायद ये बात हर्ट हुई है। सानिध्य अब बड़ा हो गया है। यूटी + हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे ना। वैष्णवी भी कम नहीं है ये। तो छोड़ो यार, तुम लोग कहाँ लगे हुए हो। चलो देखो इधर, सानिध्य अलग ही सेंटी हुए जा रहा है। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी हमारी आ गई, कितनी आ गई वेलोसिटी। ए की वैल्यू 5 थी क्या। अरे यार 5, हाँ। यहाँ पे ये 5 कर देते हैं। तो हमारी देखो वेलोसिटी आ जाएगी, एक्स वाली वेलोसिटी आई है 4 I कैप, और वाई वाली वेलोसिटी आई है 13। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई। फाइन सच में है भाई। जब मर्यादा मुझे लगता है कि ये बच्चे क्रॉस कर रहे हैं तो मैं फाइन लगाता हूँ फिर। तो ये हो गया 6I कैप + 16J कैप। फाइन में ज्यादा लोड नहीं किया, अगर फाइन नहीं दे पाओगे तो 50 रुपए का एक डांस रहेगा, 10 बार डांस करने पड़ेंगे 500 के रूप दिए। गाना भी गा सकते हो, नहीं तो पैसे दे देना, उसका हम लोग पार्टी कर लेंगे फिर। नहीं नहीं, फाइन में ये वाई नहीं होता, जिस दिन पार्टी करना रहता है वो लास्ट डे रहता है, उस दिन तक सबको अपना फाइन भरना रहता है। और अगर फाइन नहीं दिए तो पार्टी वाले डे फिर डांस कर देना, तो बच्चे खाते रहेंगे और तुम डांस करते रहो, तो पार्टी का पूरा मजा आएगा। ये तो भाई सही बोल रही है वैष्णवी, खाने के नाम पे तो ऋतुजा ने नहीं कुछ भी बोला अभी तक, मैच के नाम पे तुरंत नाराज हो जाती है।
सॉन्ग सिलेक्शन मैं करूंगा। और सॉन्ग में बहुत क्लासिकल वाले सॉन्ग दूंगा, तुम लोग को सुन के मजा आ जाएगा। अबे वड़ा पाव बोला था भाई, अवधूत कुछ भी। अरे वो एक कौन सी सिंगर है वो, पूजा करके कोई है ना, क्या नाम है उसका? उसका एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था। हाँ, ढिंचक पूजा। उसका एक कौन सा सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था? हाँ, सेल्फी मैंने ले ली है, कुछ ऐसा था। तो ये एक फिक्स गाना रहता है, जब भी सॉन्ग गवाना रहता है तो ये वाला तो गाना ही रहता है। यार तो अब हर बंदा सिंगर नहीं होता तेजस ने यार, तो उस पे ये वाला गाना तो सब गा सकते हैं। ये उसके गाना ओमकार साधारण लोग भी गा सकते हैं, यही तो उसमें टैलेंट है। अब यार ये पहले नोट हो गया बच्चों, ये नोट करते रहो, फिर साइड में बातें चलेगा, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, नोट भी करते रहो। अब देखो यहाँ पे जब 2D 3D वाले क्वेश्चन आप कर रहे होगे, तो एक चीज और हम लोग कर सकते हैं कि 2D 3D को सॉल्व करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, v = u+80 जैसे होता है। तो आप अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में यूज करोगे आई जे के साथ, तो ये डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा ना, आपको फिर वहां पे एक्स और वाई में अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे देख लो, अभी u की वैल्यू कितनी थी आपकी? u की वैल्यू थी 2i कैप और 3j कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a की वैल्यू कितनी है? i कैप प्लस 5j कैप इनटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो अब देखो इससे होगा क्या, आपको पता है कि अब जब इनको सॉल्व करोगे, तो आई वाला पार्ट तो अपने आप ही आई के साथ ही ऐड होगा, जे वाला पार्ट अपने आप जे के साथ ही ऐड होगा, तो वो इंडिपेंडेंटली आप एक्स वाला पार्ट अलग सॉल्व कर रहे हो और वाई वाला पार्ट अलग सॉल्व कर रहे हो ना। तो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ 2i कैप आएगा, और ये 2i कैप 4i कैप हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 2 × 5 10j कैप प्लस 3 13j कैप। समझो, तो आप चाहे तो आई जे के में लिख करके डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो भी वही चीज होगी, क्योंकि आपको पता है कि आई वाला पार्ट आई के साथ ही ऐड करोगे। मतलब आप एक्स वाले को जब सॉल्व कर रहे हो तो वाई को नहीं देख रहे हो। इतनी मजदूरी इसलिए तेजस, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी था भाई, कि ए कांस्टेंट था तो वहां हुआ, लेकिन जब कोई एक डायरेक्शन में एक कांस्टेंट है, एक में वेरिएबल है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा हमें अलग अलग सोचना ही इजी पड़ता है ना। अभी तो कांस्टेंट ए और में तो ये चलता है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, यूटी प्लस हाफ a t²। यू की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप। टाइम है 2 सेकेंड। और ए है हमारा, जिसको जितना फास्ट बॉलिंग करना हो कर लेना, बस मुझे धीमे धीमे फेंकना, बाकी आपस में तुम लोग जाए जितना फास्ट खेलो, मुझे मत आउट करना, मुझे थोड़ी देर खेल लेने देना।
तो ये हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नॉर्मल बॉलिंग करेंगे यार, सदियों बाद तो खेलने जाओगे, बैट पे बॉल लगनी ही नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4i कैप प्लस 6j कैप, और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 10j कैप ना। तो अब ये हो गया, दोनों ऐड होकर के 6i कैप प्लस 16j कैप। नहीं, ये यही आया था ना, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है बच्चों? अगर 2D 3D में क्वेश्चन है तो एक तो तरीका है कि आप आई में अलग सॉल्व करो, एक्स में अलग सॉल्व करो, वाई में अलग और जे में अलग, और फिर सबको कंबाइन करके आंसर लिख दो। या फिर दूसरा तरीका है कि सबको वेक्टर फॉर्म में ही डाल दो फॉर्मूले में ना। इनको वेक्टर फॉर्म में डाल दो। प्रदन्या यार लड़के का नाम है या लड़की का नाम है? प्रदन्या जाधव नाम से तो यार कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। फुटबॉल खेलने की बातें हो रही है इसलिए थोड़ा मैं डाउटफुल हो गया कि लग तो रहा है आदतों से लड़का कोई और नाम है लड़की वाला। अच्छा अच्छा, पता नहीं यार, मुझे लगा कि फुटबॉल लड़कियां इतना खेलने का सपोर्ट नहीं करती हैं। सॉरी भाई अगर बुरा लगा हो। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, बट थोड़ा कम पसंद करते हैं गर्ल्स फुटबॉल खेलना। ये बात तो सही बोल रहे हो ध्रुव यार। वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्चों नोट हो गया, आगे चलें। ये यार अभी तक मैं 100% में नहीं लिख रहा था। तो अब देखो ये मोशन इन 1D का जो हमें एग्जांपल, ये 2D का हमें पढ़ना है। तेजस क्या बोल रहा है? नहीं नहीं यार, गर्ल्स को अलग से थोड़ी टीम बना के खेलेंगे, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? गर्ल्स भी उसी में दोनों साइड में रहेंगे। ऐसे तो उनको तुम लोग जल्दी हरा दोगे। तो हम लोग देखो बच्चों अब नेक्स्ट देख रहे हैं। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यार, अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कम खेलते हैं गर्ल्स बाहर तो। प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रहती है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हरा देंगे, लेकिन अपन कौन सा डेली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कभी कभी खेलने हैं। तो अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं। अब बच्चों इधर उधर की कोई बातें नहीं, मुझे थोड़ा पढ़ाने दो। तो अब देखो ये मोशन इन 2D का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सपोज कोई पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना शुरू करता है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और इस पे एक्सलरेशन वाई डायरेक्शन में लग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 5 सेकेंड पर v एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं चैट देख ही नहीं रहा हूं बच्चों, तुम लोग इधर पढ़ाई करो। कौन फिर से बच्चा बोला? बच्चा बोलने का हक सिर्फ मेरा है भाई। सानिध्य देख लो नाराज हो जा रहा है, वो कार चलाना सीख गया और तुम लोग यार बच्चे बोल रहे हो। एक बार छोड़ दे रहा हूँ श्रेयस, 500 ऑलरेडी फाइन लग चुका है, अब अगली बार करेगा तो 1000 हो जाएगा तेरा फाइन। बच्चे बोलने का हक सिर्फ मेरा है। सानिध्य को नाराज मत कर। हाँ ये ठीक है श्रेयस, ये चलेगा। तो देखो आपने ये कर लिया होगा। अब देखो जैसे लास्ट टाइम तो मैंने ये सब आपको आईजे में दे दिया है। कई बार क्वेश्चन में ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा ना, आईजे के में ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे ये एक्स वाली वेलोसिटी दी हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स में है और एक्सीलरेशन वाई में है। तो अब आपको यहाँ पे सारी चीजें खुद से नोट करनी पड़ेंगी ना। एक्स में वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल 2, वाई में कितनी है? अगर वो एक्स में चलना शुरू किया तो वाई में कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 0। एक्स में एक्सीलरेशन कितना है? अगर एक्सीलरेशन बोला गया वाई में है तो मतलब एक्स में कितना हुआ? कितना है बच्चों एक्स में? अगर ये वाई में है ना, देख ना ये भाई एरो बना हुआ है, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो एक्स में नहीं है ना, वाई में है ये एक्सीलरेशन। वाई वाले एक्सीलरेशन को वाई में ही बताओगे ना, एक्स में थोड़ी बताओगे। तो अब आपने एक्स वाला इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन लिख लिया है, वाई वाला इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन लिख लिया है। अब इधर एक्स वाला अलग सॉल्व करो, वाई वाला अलग सॉल्व करो। तो एक्स में हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी ना। एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी हमेशा सेम बनी रहेगी ना। वाई में u प्लस ए इंटू टी। टाइम कितना दिया? 5 सेकेंड में। तो ये 5 आ गया। तो अब नेट वेलोसिटी बोल दोगे 2i के प्लस 5j के। फिर x में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए 0 है ना x में, तो ये आ जाएगा 10। और y में निकालोगे तो ut, u 0 है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10i कैप प्लस 12.5 j कैप। तो ऐसे हम लोग 2D 3D के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो अब इसका एग्जांपल, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल के भी कर सकते थे श्रेष्ठ, दोनों में से कोई भी चूज करो, दोनों चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जांपल होगा। तो एकदम सिंपल रहेगा, कोई बहुत ज्यादा उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब इस पे होमवर्क दे देता हूँ। अरे पूछने का क्या है वैष्णवी, जिनको आना होगा आ जाएंगे।
संडे को आना है। हाँ, संडे को 9 to 11। होमवर्क तो आज तो कुछ नहीं दे पाऊंगा। एक्सरसाइज में प्रोजेक्टाइल मोशन पे अब क्वेश्चन है, अब वो पढ़ाना है तब दे पाऊंगा। तो आज कोई होमवर्क नहीं है बच्चों ना। कल टेस्ट की तैयारी करो। हाँ, कल टेस्ट की तैयारी करो। अब नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। हाँ, लोकेशन भी भेज दूंगा ग्रुप पे। यार थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्चुअल में, इस रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। होते ही भेज देता हूँ। बाय बाय बच्चों, बाय।